हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम रेखीय अवकल समीकरण को, जो अवकल समीकरण हमारा चैप्टर है 9, उसमें रेखीय अवकल समीकरण के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके इस चैप्टर से 3 कैटेगरी के सवाल बनते हैं। एक तो वेरिएबल सेपरेबल के बनते हैं, मतलब जिसमें चरों का पृथक्करीकरण होता है। दूसरा कौन सा बनता है, होमोजीनियस समघाती, जिसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज डिस्कस करेंगे वो रेखीय अवकल समीकरण, मतलब थर्ड कैटेगरी के जो क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 या 8 मार्क्स में आते ही आते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज इनको डिस्कस करेंगे एकदम अलग तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ। तो शुरुआत करते हैं इस शानदार क्लास की। मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है समीकरण x dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू log x को हल करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाल देंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे, हल डाल देंगे और बहुत अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है कि दिया गया अवकल समीकरण, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, दिया गया अवकल समीकरण। नोट कर लेना है x dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग x। अब हम देख रहे हैं क्या कि अगर dy/dx की वैल्यू निकालें तो माइनस का y इधर चला जाएगा, प्लस का y, और x मल्टीप्लाई में है, अपान में x आ जाएगा। तो हमारी घातें ऊपर नीचे तो बराबर हो नहीं पाएंगी, क्योंकि log के साथ x है, फिर y की पावर तो 1 हो जाएगी बटे में x, लेकिन log की पावर तो समघातीय तो रहा नहीं। इसमें चरों को भी एक साथ अलग नहीं कर सकते, क्यों, y के साथ dy के साथ ना तो y आ पाएगा और ना dx के साथ सारे x आ पाएंगे, प्लस का y इधर तो नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सा हमारा बनेगा फॉर्म, रेखीय अवकल समीकरण। देखो रेखीय अवकल समीकरण को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है, आपके लिए पहले से लिख लिया था कि अगर कोई समीकरण dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू रूप का हो। कैसा, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू रूप का हो, जहाँ p और q कैसे दिखेंगे तुमको, x में दिखेंगे। x के फंक्शन मतलब p और q क्या होगा, x में होगा। dy/dx के साथ हमेशा क्या चलेगा, y होगा, मतलब dy/dx के साथ y होगा, और dy/dx के साथ y कभी गुणा में नहीं होगा, पहली बात। बाकी जो dy/dx और y के अलावा दिखेगा वो क्या होंगे, x में होंगे। तो इसका अवकल गुणांक कैसे दिया जाता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हिंदी में बोलेंगे अवकल गुणांक। अवकल गुणांक कैसे देते हैं, e⁻p dx है। p मतलब जो y के साथ मल्टीप्लाई में होता है, और dx मतलब ये नीचे वाला, ठीक है। और इसका जो व्यापक हल है, सॉल्यूशन इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो क्या, व्यापक हल। व्यापक हल कैसे देंगे, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब dy/dx के साथ क्या चलता है, y चलता है, तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम निकालेंगे, और इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर जो नीचे वाले से हमेशा दिया जाता है व्यापक हल dx प्लस c। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो, इसको ज़रा देखो, क्या हम इस वाले को ऐसा नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, dy/dx है, यहाँ भी है, लेकिन dy/dx के साथ गुणा में कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ x गुणा में है। फिर dy/dx के साथ क्या आगे आता है, y आता है, y तो हमको दिख रहा है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। और बराबर q कुछ लिखा होना चाहिए, तो q की जगह यहाँ log x है। पहले कह दिया कि p और q किस में होंगे, x में होंगे, मतलब dy/dx दिख जाए और y दिख जाए, उसके अलावा जो भी बचे वो किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए, तो सब कुछ है। तो x से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब देखो इसको लिखेंगे dy/dx, x से कर देंगे भाग, तो यहाँ हो जाएगा y/x इक्वल्स टू log x अपॉन x। रैखिक अवकल समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि dy/dx की पावर 1 होनी चाहिए, और बाकी सब ये y जो है इसकी भी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। अब देखो इसकी हम तुलना कर देंगे, लिख देंगे यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है। अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि आपके साथ मेहनत हो रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसकी तुलना कर देंगे किससे, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे।
तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे क्या p की वैल्यू कितनी है। देखो y के साथ जो गुणा में है, y के साथ यहाँ 1 क्या है, गुणा में है, माइनस का 1/x p की वैल्यू हो गई, और q की वैल्यू कितनी हो गई, log x/x। ये हमने p और q निकाल लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से इसका लिखेंगे अवकल गुणांक। तो इसका समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, समाकलन गुणांक, सॉरी अभी माफ़ करना, हमने शायद अवकल गुणांक बोल दिया था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, समाकलन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखेंगे, e⁻p/dx से। देखो dy/dx के साथ y होना चाहिए, और p और q कैसे होने चाहिए, x में, तो x में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देते हैं e⁻p/dx से। p और जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होगा उसी से हमेशा दिया जाता है dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है, -1/x और dx। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो थोड़ा सा अगर देखें इसको, ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, क्या बचा, dx, और अपान में x बच गया। ठीक है, अब ये e⁻−dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अभी ये माइनस चिन्ह बीच में है, तो माइनस log में जो भी आगे होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, पावर में। तो यहाँ से इसको लिख देंगे e⁻log x⁻−1। पावर में होता है वो आगे आ जाता है, आगे होता है तो वो पावर में पहुँच जाता है। अब e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, x⁻−1 दैट इज़ 1/x। ये हमने इसका निकाल लिया समाकलन गुणांक। यहाँ भी धोखे से लिख दिया था भैया, इसको सुधार कर लें। अवकल गुणांक को क्या नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, समाकलन, सॉरी समाकलन गुणांक। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकलन गुणांक। अब समाकलन गुणांक निकालने के बाद इसका क्या निकालेंगे, व्यापक हल। व्यापक हल, तो व्यापक हल कैसे देंगे, यही वाला हमेशा याद रखना है। देखो dy/dx के साथ चलता है क्या, y, तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर फिर ये वाला q, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो नीचे हमेशा होता है dx। देखो इंटीग्रेशन फैक्टर में भी dx आ रहा है, और सोल्यूशन में भी क्या आ रहा है, dx+c। तो वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx+c। ठीक, अब y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, log x/x है, तो log x/x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x और dx+c। अब हमको थोड़ा इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ये देखो 1/x और इंटू x से 1/x² हो जाएगा। अच्छा जी, और ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब इसको प्रथम और द्वितीय से करेंगे, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, क्या होता है, प्रथम फलन, ठीक है, और दूसरे का समाकलन। और एक सेकेंड, इसको ज़रा हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें। यहाँ पे इसको हम 1/x² को लिख रहे हैं x⁻−2 और log x, इससे आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए, dx+c। अब प्रथम फलन ये हो गया, और ये दूसरा प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन। तो x⁻n का क्या फार्मूला होता है, x⁻n+1/n+1। प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, तो log x का अवकलन 1/x, दूसरे का समाकलन फिर से -2 + 1/-2 + 1, और पुनः समाकलन dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो -2 + 1, तो -1 बचेगा, तो माइनस आगे लगा दिया। यहाँ -2 + 1 मतलब -1, x⁻−1 का मतलब क्या होता है, 1/x, और ये log x हो गया। यहाँ देखो यहाँ भी एक माइनस बचेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x⁻−1 बचेगा यहाँ, और -1 का मतलब 1/x, और 1/x ये है, तो 1/x² dx+c हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -1/x log x था, 1/x² को क्या लिख दिया, x⁻−2 लिख दिया, और dx लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया, c। अब देखो a
माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फिर से, तो एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी पहले से जुड़ा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब ये देखो माइनस का 1 बचेगा तो माइनस हो जाएगा, अब एक्स की पावर -1 दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस सी, और इधर है बाई अपॉन एक्स। एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो इधर तो बाई हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं, सी एक्स लिख देते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स लिख देते हैं। यही हमारा क्या हो गया, अभीष्ट व्यापक हल हो गया। लिख देंगे यही अभीष्ट व्यापक हल है। आशा है आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, dy/dx + 2y = sin x। इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, इसको आगे नोट कर रहे हैं हम। अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो dy/dx + py = q फॉर्म का ए भी बन रहा है। क्यों बन रहा है भैया, dy/dx चाहिए, उसके साथ हमेशा y तुमको दिखेगा, ठीक है, और बाकी सब किस में दिखेगा, x में। या तो x में होगा या कांस्टेंट भी हो सकता है, या तो x का फलन होगा या क्या होगा कांस्टेंट। यहाँ देखो 2 है कांस्टेंट, x नहीं है, कोई बात नहीं, या तो x में होंगे या कांस्टेंट में होंगे। तो हमने dy/dx + py/q से तुलना कर दी, तो p की वैल्यू 2 आ गई, q की वैल्यू sin x आ गई। यहाँ से इसका समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं e⁻p dx, नीचे वाले से दिया जाता है, डेरिवेटिव जो नीचे लिखा होता है, तो e⁻p dx, तो p की वैल्यू 2 थी तो 2 × dx। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x, ठीक है। अब इसका व्यापक हल कैसे देंगे, तो व्यापक हल कैसे देते हैं, बाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी है dy/dx ऊपर वाला, या यहाँ देख लो बाई में ही बोल वाला है इसका, तो बाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बड़े अच्छे से याद कराया। फिर क्या, क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और नीचे वाला लिख देना है क्या, dx और प्लस सी, ठीक है। अच्छा जी, अब बाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, e⁻2x हो गया, क्यू की वैल्यू कितनी है sin x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है हमारा e⁻2x है, dx है प्लस सी है। अब यहाँ पे क्या है, ए आ गया हमारा लंबा सा इंटीग्रेशन, इसको अब आई मान के कर लो, या तो आई मान के करो, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, e⁻ax sin bx dx, इसका फार्मूला होता है e⁻ax जो यहाँ लिखा है अपॉन x के जो गुणांक है, और जो यहाँ x का गुणांक है a² + b² इंटू इस वाली a के इससे गुणा हो जाएगी a sin bx, बीच में माइनस, फिर ये वाला b, और फिर साइन का क्या हो जाएगा cos x। एक और फार्मूला होता है, याद कर लेना, e⁻ax cos bx, तो इंटीग्रेशन में भी आपका बहुत काम आएगा। क्या फार्मूला होता है, इसी की तरह याद करो, e⁻ax लिख लेना है अपॉन a² + b², फिर जो यहाँ लिखा है a से मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे वाले की cos bx। अब जब cos होता है तो प्लस आ जाता है, प्लस b sin bx और आ जाएगा, क्या आ जाएगा b sin bx। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ a था तो फिर साइन से गुणा हो गई माइनस, फिर b वाला साइन की जगह cos हो गया। अब यहाँ cos था तो पहले a cos bx प्लस cos वाले प्लस होता है, फिर b, फिर cos की जगह साइन हो गया। तो ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, वही बन रहा है e⁻ax sin bx, a की जगह कितना है 2 लिखा है और b की जगह 1 है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना है, कैसे, e⁻ax अपॉन a², तो a की वैल्यू कितनी है देखो 2 प्लस b² की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1, b गुणा 1, यहाँ पे 1 है b की जगह, इंटू a sin bx, a की कितना है 2 sin bx, पूरा लिख दो a sin bx माइनस b की जगह है 1 तो ऐसे रहने दो, cos bx, तो cos bx ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया, झंझट खत्म। यहाँ हो गया e⁻2x इंटू y हो गया। अच्छा जी,
अब इसको थोड़ा सा लिख देते हैं e⁻² 2x, 2 का स्क्वायर प्लस और इसका, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c, इधर y गुणा e⁻dx। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, जो e⁻2x है इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ y हो जाएगा। यहाँ e⁻2x से भाग हुआ तो क्या बचेगा 1/5 2 sin x बचेगा माइनस का cos x बचेगा और प्लस c, और इसमें भी e⁻x का भाग लग जाएगा तो e⁻2x हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये देखो इधर तो y हो गया, ऐसे लिखा रहने देते हैं या कर देते हैं, तो 2/5 sin x हो जाएगा और माइनस का cos x/5 प्लस c e⁻−2x हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, अभीष्ट व्यापक हल। आंसर अलग अलग आ सकता है, अगर हम 2/5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ sin x हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही लिखा रहना देना है, लिख देंगे यही अभीष्ट व्यापक हल है, व्यापक हल है। अब तो एकदम क्लियर हो गए होंगे कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। ठीक है, व्यापक हल क्या लिख रहे हैं भाई, यही अभीष्ट व्यापक हल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा जो है लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 + x² dy + 2xy dx = cot x dx, और इसका क्या करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम नोट करके अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा लिखा है 1 + x² dy + 2xy dx cot x dx, क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + x² dx से भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी dx था, यहाँ भी dx था, यहाँ dy था। ठीक है, वैसे dy/dx निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो एक ही बार में भाग कर दिया, तो यहाँ 1 + x² से भाग हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, dy/dx आ जाएगा। यहाँ जैसे भाग करोगे तो 2xy/1 + x² और dx से dx कैंसिल, तो बन गया ये। फिर यहाँ cot x 1 + x² का भाग हो जाएगा और dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो dy/dx इसको लिख लिया 2x/1 + x² × y cot x/this, तो हमारा क्या बन रहा है, यह एक रैखिक समीकरण है। क्यों भैया, देखो जरा, लिख देंगे यह एक रैखिक समीकरण है। वैसे x में रैखिक समीकरण है, अभी y में पढ़ाएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तब कैसे होता है। यह एक रैखिक समीकरण है, किससे तुलना कर देना है, dy/dx + py = q। कैसे भैया, dy/dx और p और q किस में होने चाहिए, या तो x में हो या कांस्टेंट हो, y में नहीं होने चाहिए। y के साथ जो भी हो वो x में हो, इधर क्या हो, कांस्टेंट हो, dy/dx अकेला होना चाहिए है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 2x/1 प्लस, अच्छा dy/dx प्लस से तुलना करने पर, इतना और लिख दो भाई, तुलना करने पर। तो ये तो हो गया, ये p की वैल्यू हो गई, और q की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये हो गई cot x/1 प्लस x²। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे देंगे, तो e⁻p dx है, p कितना है 2x/1 प्लस x², नीचे वाले से इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया जाता है, यहाँ क्या है dx, तो dx। ठीक, अच्छा जी, अब हमको इसका क्या करना है, समाकलन। तो 1 + x² को अगर t पुट कर दें, यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 + x² को थोड़ी देर के लिए t कर दो, तो 2x और x का जनरल डिफ्रेंशिएशन dx और t का dt, या हम कहें t का dt/dx होगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 1 का तो अवकलन कितना होगा, 0, लिखा नहीं 0+ यार, लिख दो यार। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x dx = dt, तो ये हो गया देखो 1 + x² को तो t पुट किया है, और 2x dx कितना हो गया, dt हो गया, तो dt/t, dt/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और log t, तो e और आपस में log कैंसिल हो जाते हैं, बचेगा t, और t किसको पुट किया था, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ फिर से लिख देते हैं, कितना आ गया है 1 + x²,
ये तो आ गया हमारा आई एफ, 1 + x² आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, तो व्यापक हल, कि इसका व्यापक हल कैसे देते हैं। तो व्यापक हल कैसे दिया जाता है, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए वाला जो ये है q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ क्या लिखें, dx, क्यों, नीचे जो लिखा होता वही, तो dx + c। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 + x² है। यहाँ q की वैल्यू कितनी है, cot x अपान 1 + x², और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कितना आ गया है, तो 1 + x² आ गया है, dx आ गया +c। अब यहाँ से देखो क्या होगा, तो 1 + x² से 1 + x² हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा cot x dx + c, इधर हो जाएगा y × 1 + x²। इतनी बात क्लियर है। अब cot x का इंटीग्रेशन बच्चा जानता क्या होता है, याद कर लो एकदम। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x + 1c। अब कहो गुरुजी यहाँ तो इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो पहले से जोड़ लेते हैं, ठीक है, पहले से ही c जुड़ा होता है, और यहाँ आ गया y × 1 + x²। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा जो है जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, तो y बराबर कोशिश किया करो कि y बराबर लिखेंगे, तो 1 + x² जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो y = कितना हो जाएगा, log sin x अपान 1 + x² + c अपान 1 + x²। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ लोग क्या करेंगे, इस 1 + x² की पावर -1 लिख देंगे, चाहे ऐसे लिखा रहने दो, यही आंसर है, ठीक है, लिख देंगे यही अभीष्ट व्यापक हल है, यही अभीष्ट व्यापक हल है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया करे तो क्या करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, जो भी आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, कहीं से भी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, वहाँ पे क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ आपको मिले मौका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अपने घर पे खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।